गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर देख रहे थे और क्वांटम नंबर में हमने सारे प्रिंसिपल देख लिए, पॉलिश प्रिंसिपल, ऑवर प्रिंसिपल और हंट्स रूल। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वहाँ पे समझा था। उसके बाद हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में आपने लेवोइजर क्लासिफिकेशन, इसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ और उसके बाद लोथर मेयर प्लॉट, यहाँ तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है अपना, वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगला टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के टाइम तक टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे और अपना जो पैरामीटर है, पैरामीटर उस समय जो था वो एटॉमिक मास ही चल रहा था। सबसे पहले लेवोइजर आया, उसके बाद डॉबरिनियर। तो डॉबरिनियर से जो पैरामीटर स्टार्ट हो गया प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का, वो था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पैरामीटर ही कंटिन्यू करता चला गया। और डॉबरिनियर के बाद फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया न्यूलैंड के बाद आया आपका लोथर मेयर। तो इन सब ने जो पैरामीटर उठाया प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का, वो था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पैरामीटर उठाया। तो उसके बाद जब मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने भी जो पैरामीटर उठाया प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का, वो उठाया एटॉमिक मास। तो यहाँ भी पैरामीटर एटॉमिक मास ही लिया गया। और अभी बताया कि मेंडलीव के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63। उसने क्या किया, एक टेबल बनाया और उस टेबल में उसने टोटल 8 ग्रुप्स जो है उसने रखे और 8 ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में उसने डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो इस तरह से 2 सब ग्रुप्स वहाँ पे बनाए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। और उसमें 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो यहाँ से उसने एक लॉ दिया जिसका नाम पड़ गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और उसमें उसने ये बोला कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो फंक्शन है एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की। ये लॉ उसने दिया और इस लॉ के बेसिस पर उस टाइम पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इसमें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ किसी ने लिखा है लोथर मेयर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो लोथर मेयर लास्ट क्लास में देखा था, उसको एक बार फिर उठा लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अभी स्टडी करेंगे। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63। तो 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे। इसके बाद उसने जो टेबल बनाया, उस टेबल में वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, तो वर्टिकल कॉलम्स थे 8, जिसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया। और हॉरिजॉन्टल रोज थे ना, वर्टिकल कॉलम्स थे 8 और हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे अपने पास, तो हॉरिजॉन्टल रोज जो थे वो 7। तो यहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हम लोग बना रहे हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th, ठीक है ना। आपका ये हो गया 7 और ये अपना क्या हो गया 8। तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से 8 वर्टिकल कॉलम्स उसने बनाए। इन 8 वर्टिकल कॉलम्स का नाम उसने रखा ग्रुप्स, ठीक। तो इस तरह से ग्रुप्स का नाम आया, ये नाम मेंडलीव ने रखा था। तो आपके पास टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, 8, ठीक। इसके बाद उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए और उन 7 हॉरिजॉन्टल रोज का नाम उसने रखा पीरियड्स। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल बना उसमें पीरियड्स कितने बन गए, 7। तो 7 पीरियड्स बने। तो देखो, इसमें आपके पास इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हो गया पीरियड नंबर 1। अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका पीरियड नंबर 2। तो ये हो गया अपना पीरियड नंबर 2, ठीक।
इसके बाद ये आपका पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको जो PDF मिला है उसमें बना हुआ है। और ये पीरियड नंबर 6 और ये पीरियड नंबर 7। तो इस तरह से 7 पीरियड्स यहाँ पे बनाए गए। अच्छा, इसके बाद मेंडलीव के टाइम तक एलिमेंट्स कितने नोन थे? 63। तो 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन 63 एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया। और जब इसने इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया तो उसने ये पाया कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे थे। अब यहाँ मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। पहला एलिमेंट जो था वो अपना हाइड्रोजन था, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक नई चीज़ और बता रहे हैं कि देखो, मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक, मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे और एलिमेंट्स कितने नोन थे? 63। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यहाँ दिया गया और उसके कुछ समय के बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई। तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो इन 8 ग्रुप के बाद एक नया ग्रुप यहाँ पे ऐड किया गया और उस ग्रुप का नाम रखा गया जीरो ग्रुप। तो यहाँ पे 8 के बाद एक नया ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा उन्होंने? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप को कई बार लास्ट में भी बनाते हैं, कई बार पहले ही बनाते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। तो जीरो ग्रुप को जैसे मैं फर्स्ट यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक ना, उधर जगह नहीं है। तो जो जीरो ग्रुप है वो आपका यहाँ पे, इसको बोलेंगे जीरो ग्रुप। ठीक, जीरो ग्रुप में किसको रखा गया? नोबल गैसेस को रखा गया। मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। मेंडलीव के टाइम के बाद कुछ समय के बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई। तो इसी पीरियोडिक टेबल में एक नया ग्रुप जोड़ दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया? जीरो ग्रुप रखा गया। ठीक, तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 9। और इस पीरियोडिक टेबल का एक नया नाम रखा गया, इसको बोला गया मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो जीरो ग्रुप को इंक्लूड करते हुए जो नया पीरियोडिक टेबल बना उसका नाम क्या पड़ गया? मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब एलिमेंट्स रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन, फिर जीरो ग्रुप में अपना कौन आ गया? हीलियम। ठीक ना, जीरो ग्रुप लास्ट में भी रख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में ये लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी में क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें लास्ट में, 11th की एनसीईआरटी में पहले है। तो जीरो ग्रुप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं, क्योंकि जीरो ग्रुप को एडिशनली यहाँ पे रखा गया। इसके बाद जो आपका सेकंड पीरियड है, ये तो आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। फिर उसने क्या किया कि सभी ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। जैसे कि आपका ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं, जैसे 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B अभी तक यूज़ होता है मेंडलीव के टाइम से। तो यहाँ पे अपने पास जैसे ये 2 है तो 2A और 2B, ये जो ग्रुप था आपका सेकंड ग्रुप, इस सेकंड ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक ना, A और B। इसी तरह से जो 3 है तो यहाँ पे 3A 3B, 4A और 4B, 5A और 5B, 6A और 6B, 7A और 7B। अच्छा, एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि जो आपका 8th ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप। तो 8th ग्रुप को उसने 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं रखा, जैसे A B C इस तरह का कोई नाम यहाँ पे नहीं रखा। ठीक, और कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया? 3। तो यहाँ पे जो 8th ग्रुप था इसको 3 सब ग्रुप में उसने डिवाइड किया। ठीक, अब देखो इसमें ये आपका 1A 1B, ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 2 सब ग्रुप होंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल फ्रीली चैट सेक्शन में उसको आप लोग लिखते चलना, जिससे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए अपने सारे, ठीक ना। तो ये आपका 1A 1B हो गया। इसी तरह से 2 में आपका ये 2A 2B हो गया, 3 में आपका ये 3A 3B हो गया, ये अपना 4A 4B हो गया, 5A 5B हो गया, 6A 6B हो गया, 7A 7B हो गया। और जो 8th है, 8th वाले को उसने 3 सब ग्रुप में इस तरह से डिवाइड किया। ठीक, लेकिन इस तरह से A B C इस तरह का कोई नाम यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक, अब जो है इसमें जब एलिमेंट्स को फिल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो 1A में आएगा। इसके बाद सेकंड पीरियड, ठीक ना, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स थे अपने, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में
पहला जो एलिमेंट था वो था लिथियम। लिथियम के बाद जो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा था, तो लिथियम के बाद नेक्स्ट आएगा आपका बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम के बाद थर्ड ग्रुप में था बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और जीरो ग्रुप में अपना कौन सा आ जाएगा, नियॉन। ठीक, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जीरो ग्रुप लास्ट में भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पे अपना जो है वो नियॉन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट, नियॉन के बाद नेक्स्ट कौन सा है, सोडियम। तो यहाँ पे अपना जो है सोडियम, ये हो गया सोडियम। सोडियम के बाद 2A में अपना आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट आ गया आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। और क्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका यहाँ पे आर्गन। इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, ठीक, गैलियम, जर्मेनियम। तो यहाँ पे अपने पास जो है जर्मेनियम आ गया। तो मैं ये पीरियोडिक टेबल पहले बना देता हूँ। इसके बाद इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, हीलियम के नीचे कौन है, नियॉन। नियॉन के नीचे कौन है, आर्गन। आर्गन के नीचे कौन है, जेनॉन। क्रिप्टन। क्रिप्टन के नीचे कौन है, जेनॉन। और जेनॉन के नीचे कौन है, रेडॉन। ठीक, तो यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे क्रिप्टन, यहाँ पे जेनॉन, और यहाँ पे कौन है आपका, रेडॉन। किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर 8th ग्रुप किसके लिए था। 8th ग्रुप था ही नहीं, ठीक ना। 8th ग्रुप, सॉरी ग्रुप की बात कर रहे हो आप, मैं पीरियड समझा। 8th ग्रुप बता रहे हैं, 8th ग्रुप जो था वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए था, वो बना रहे हैं, धीरे धीरे से बनाएंगे। तो इसमें आपका ये हो गया। इसके बाद जो 4th पीरियड था, 4th पीरियड से ए बी दोनों ग्रुप्स को भरना शुरू किया गया, ए को भी और बी को भी। तो यहाँ पे अपने पास था स्कैंडियम, ये कॉपर, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इसके बाद यहाँ पे मैग्नीज। तो इसको मैं थोड़ा सा और चौड़ा कर रहा हूँ, ये थोड़ा जगह कम है, तो इस ग्रुप को, क्योंकि स्पेस कम है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ, ये ठीक। तो यहाँ पे अपने पास मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज इसमें आ जाएगा, ये खाली बच गया है। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीज, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये जो आपका 8th ग्रुप था, किसी ने पूछा है, तो 8th ग्रुप में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, जैसे यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, और इसमें क्या आ रहा है आपका, निकल आ रहा है। इसके बाद आपका जो 5th है, अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया, अलग अलग करके लिखा है, उसी को मैंने थोड़ा कंडेंस कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो 5th पीरियड है, यहाँ पे आपके पास था सिल्वर, यहाँ पे कैडमियम, यहाँ पे एक कैडमियम है CD, तो कैडमियम। इसके बाद आपका यहाँ पे इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। और लास्ट आपका जो 6th पीरियड है, तो 6th पीरियड जो है यहाँ पे अपने पास ये हो गया गोल्ड। इसके बाद आपका यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे आपके पास लैंथनम, यहाँ पे अपने पास हाफनियम, यहाँ पे अपने पास टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। ठीक, और यहाँ पे अपने पास जो है लैंथनम, आपका एट्रियम, लैंथनम, और यहाँ पे एक्टिनियम। ये है, यहाँ पे फ्रांशियम भी है, फ्रांशियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यहाँ पे अपना बेरियम तो है ही। ठीक, तो इस तरह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। अब देखो पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स थे, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके फीचर्स क्या थे। तो इसमें देखो, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया, तो मेंडलीव के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63। ठीक, फिर उसने जो है जो टेबल बनाया, उस टेबल में ग्रुप्स कितने बनाए, 8। ठीक, 8 ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप को कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया, 2। कौन कौन सा, A और B। जैसे 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B। लेकिन जो 8th ग्रुप था, तो 8th ग्रुप को कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया, 3।
ऐसा कोई नाम नहीं रखा, ABC ऐसा कोई नाम नहीं रखा है, ठीक। उसके बाद उसने हॉरिजॉन्टल रोज कितने बनाए, तो हॉरिजॉन्टल रोज समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल रोज, तो हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे कितने बनाए गए, 7। हॉरिजॉन्टल रोज का नाम क्या रखा गया, पीरियड्स, ठीक। उसने उसी ने नाम दिया, हॉरिजॉन्टल रोज का नाम रखा गया पीरियड्स, ठीक। तो यहाँ पे कितने पीरियड थे, 7 उसके टेबल में। इसके बाद एलिमेंट्स को उसने अरेंज करना शुरू किया। अरेंजमेंट जो था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर था या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, तो वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। तो एलिमेंट्स को जब अरेंज करना शुरू किया अपने इस टेबल में, तो उसने ये फाइंड किया, इसको ये मिला कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, यानी कि एक जैसी। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जो है इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फॉर एग्जांपल इन सब की वैलेंसी 3 है। जैसे नाइट्रोजन जब ऑक्साइड बनाता है तो N2O3, फॉस्फोरस जब ऑक्साइड बनाता है तो P2O3, सिमिलर ऑक्साइड, ठीक। इसी तरह से नाइट्रोजन जब हाइड्राइड बनाता है तो NH3, फॉस्फोरस जब हाइड्राइड बनाता है तो PS3, फॉस्फीन, आर्सेनिक जब हाइड्राइड बनाता है तो ASH3, आर्सीन। तो इस तरह से हाइड्राइड के नेचर सेम है। ऑक्सीजन जब हाइड्राइड बनाता है तो H2O, यही सब उसने देखा था मेंडलीव ने कि हाइड्राइड्स किस नेचर के बन रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन जब हाइड्राइड बनाता है तो ये H2O, ठीक। सल्फर जब हाइड्राइड बनाता है तो H2S, सेलेनियम जब हाइड्राइड बनाता है तो H2Se। अच्छा, फ्लोरीन जब हाइड्राइड बनाता है तो HF, क्लोरीन जब हाइड्राइड बनाता है तो HCl, ब्रोमीन जब हाइड्राइड बनाता है तो HBr। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं इन एलिमेंट्स का सिंबल और नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ SN, तो SN का मतलब क्या है, SN का फुल फॉर्म, तो ये हो गया 10, क्योंकि अब आप लोग क्लास 11th में आ गए हो और इसके बाद फिर 12th में भी जाओगे। और जो केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो जितने एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स का नाम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर उनके कंपाउंड्स, उनकी वैलेंसी, ये सब धीरे धीरे करके आएंगी, ठीक है, उनको समझना भी है। तो यहाँ पे अपने पास जैसे SN है तो SN को हम लोग क्या बोलते हैं, टिन। PB को क्या बोलते हैं, लेड। HF को क्या बोलते हैं, हाफनियम। TC को क्या बोलते हैं, टेक्नेटियम, ये TC लिखा है। TC जो है आपका ये टेक्नेटियम। I जो है ये अपना क्या है, इंडियम। V क्या है, वेनेडियम। AS आर्सेनिक, SI सिलिकॉन, AL एल्यूमिनियम, ठीक। TL क्या चीज़ है, थैलियम। IN क्या है, इंडियम। RU क्या है, रुथेनियम। RH क्या है, रोडियम। OS क्या है, ऑस्मियम, ठीक है ना। BA क्या है, बेरियम। RN क्या है, रेडॉन। XC क्या है, जेनॉन। तो ये सब जो नाम है, ये सब नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट का नाम, सिंबल, ये सब आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि क्या इस पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। तो देखो, आपको याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद है तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 99% जो काम था वो मेंडलीव कर चुका था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बताओ, हर ग्रुप के कितने सब ग्रुप हैं, 2, और 1 से लेकर 7 तक कितने सब ग्रुप बनाए, 2। तो 7 2 जा कितना हो गया, 14 कॉलम्स तो ये हो गए। अच्छा, इसके बाद 8th में कितने सब ग्रुप हैं, 3, तो 14 + 3 कितना हो गया, 17। और एक आपके पास है 0 ग्रुप, तो 17 + 1 कितना हो गया, 18। तो अगर इसी को एक्सपैंड कर दिया जाए तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन जाता है, जिसमें ग्रुप्स कितने होते हैं, 18, ठीक ना। हमें पता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। तो इसी को अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, खोल दें तो खोल देंगे तो यहाँ पे अपने पास जो है आपके पास 18 ग्रुप्स यहाँ पे मिल जाएंगे और 18 ग्रुप्स मिल जाएंगे, और पीरियड कितने होंगे, 7। तो आपको मिल जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पैरामीटर क्या उठाया था, एटॉमिक मास, वहाँ पैरामीटर क्या उठाएंगे, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये 2 पैरामीटर वहाँ पे उठाया जाता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर IN एंड I दोनों इंडियम है, नहीं। I जो है वो आयोडीन है, I जो है वो क्या है, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो IN है वो इंडियम है। IN क्या चीज़ है, इंडियम, बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है, ठीक। तो ठीक है ना, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं फीचर्स की, ठीक है ना, फीचर्स ऑफ दिस टेबल। तो फीचर्स ऑफ दिस टेबल, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको PDF जो है उसमें ये सब रिटर्न है, तो लिखने की जरूरत नहीं है।
हाँ, उसको चाहो तो खुद से एक फेयर कॉपी में अपने हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हो, जिससे आपको याद हो जाए। लेकिन ये सब जो मैंने बोला है, ये जो फीचर्स इसके, वो सब उस PDF में गिवन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंडलीव ने एक अपना एक फेमस लॉ दिया था, जिसका नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इससे पहले जो लॉ चल रहा था वो था वो कौन सा लॉ था? न्यूलैंड्स लॉ। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ में ये बोला गया था, वहाँ पे म्यूजिक से रिलेट किया गया था कि जैसे 7 सुर के बाद या 7 नोट के बाद 8वां रिपीट करता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद अगेन क्या आता है? सा। तो म्यूजिक में 7 के बाद 8वां रिपीट करता है। उसी तरह से नेचर में भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट करती है। हर 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करती है। तो यहाँ पे जो है आपका जो रिलेशन था वो किसके द्वारा दिया गया, ये किससे रिलेट किया गया था? म्यूजिक से। इसके बाद फिर नेक्स्ट जब साइंटिस्ट आया कौन? मेंडलीव। तो मेंडलीव ने देखा कि जब वो एटॉमिक नंबर पैरामीटर ले रहा है, सॉरी एटॉमिक मास जब पैरामीटर ले रहा है, तो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है, ठीक ना। यानी कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो फंक्शन है एटॉमिक मास का। यहाँ पे म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे किसी और ने फिर एक क्वेश्चन पूछा है, सर सब ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा, कैसे पता चलेगा? तो वो हमें याद रखना पड़ता है, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना पड़ता है और उसके लिए ट्रिक्स आपको बताएंगे अभी। और आपको जो याद रखना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके हेल्प से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा थोड़े समय में आपको। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? व्हाट इज मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? कि देखो, उसने ये बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक, जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, किसी ने पूछा है 4th पीरियड में स्कैंडियम से पहले कॉपर आएगा क्या? तो हाँ, ठीक ना, कॉपर यहाँ पहले है, जिंक भी पहले, फिर स्कैंडियम। पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो नेक्स्ट है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ये है कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास का फंक्शन है एलिमेंट्स। क्योंकि एटॉमिक मास है, जब इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो इस टेबल में अपने आप एलिमेंट्स जो है एक ग्रुप में अरेंज हो जा रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो रिपीट कर रही है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक मास का फंक्शन। इसके बाद इस टेबल से कुछ हमें और चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे उसने यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन किया, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ उसको मिटाकर। एक उसने और फीचर यहाँ पे देखा पीरियोडिक टेबल का, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या था? ठीक है ना, हाँ, तो सही किसी ने लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो लिथियम, उसने ये देखा कि 3 एलिमेंट्स, ठीक ना, 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स है। कौन कौन से? आपके पास लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक, इसके अलावा आपके पास बोरॉन और सिलिकॉन, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। ठीक, ये 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स थे। ठीक, तो इसमें यहाँ पे अपने पास लिथियम और जो मैग्नीशियम है, ठीक, तो लिथियम और मैग्नीशियम में अगर देखा जाए तो ये दोनों डायगोनल पोजीशन पे, किस पोजीशन पर है? डायगोनल पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप के एलिमेंट से नहीं है। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टीज सिमिलर किसकी है? जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के हैं, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट्स है वो एक ग्रुप के तो है नहीं, एलिमेंट्स जो है वो किस पोजीशन पर है? डायगोनल पोजीशन पर। लेकिन मेंडलीव ने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि लिथियम और मैग्नीशियम जो कि डायगोनल पोजीशन पर है, इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो एक जैसी है, यानी कि सिमिलर है। इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, और बोरॉन और सिलिकॉन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है? सिमिलर है। तो उसने ये देखा कि 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से? लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल पोजीशन पर हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं है, फिर भी
इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री आर सिमिलर, मतलब लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से मिलती जुलती है, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम से मिलती जुलती है, और बोरॉन की जो प्रॉपर्टी जुलती है सिलिकॉन की। और क्योंकि ये डायगोनल पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है? डायगोनल पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए इस रिलेशनशिप को उसने क्या नाम दिया? डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसे क्यों है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो फजांस रूल से आता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, लेकिन मैं उसको ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, 3 सेट ऑफ एलिमेंट यही शो करते हैं मेनली, ठीक ना, यही 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स मेनली शो करते हैं, ठीक। बाकी सब में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो इन्हीं 3 में आपको ये रिलेशन बताया गया है, ठीक ना, इस पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, इसके बाद जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसे क्यों है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसे क्यों है, भाई लिथियम पे चार्ज +1 का है और इस पे चार्ज कितने का है? +2 का है, तो दोनों की वैलेंसी तो अलग अलग है, तो वैलेंसी अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, पर प्रॉपर्टी सेम है। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होने का रीज़न ये है कि इनका जो चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है ना, वो सेम होता है। लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+ हैव सिमिलर चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, चार्ज डेंसिटी जो है वो सिमिलर है। चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ है? तो चार्ज बाई सरफेस एरिया, इसको फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? फाई। तो इसको बिठा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास जो फाई है, फाई का मतलब चार्ज डेंसिटी, फाई मीन्स चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास जैसे लिथियम प्लस है, तो फाई ऑफ दोनों एक ही है, जनरली 2+ लिखते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है +2 2+, दोनों लिख सकते हैं। 2 जनरली क्या लिखते हैं? प्लस बाद में 2+ लिखते हैं, ठीक। तो इसमें आपके पास जो फाई है, फाई ऑफ Li+ और फाई ऑफ Mg2+, ठीक। अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछते तो ज़्यादा सही होगा, ठीक। तो फाई मतलब क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब समझ में आया? चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है? चार्ज बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम? तो आपको एटॉमिक रेडियस का डेटा दिया जाएगा, 4πr² करेंगे तो वहाँ पे जो आपका एटम है उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक। चार्ज आपको पता है, लिथियम पे चार्ज कितने का है? +1, मैग्नीशियम पे चार्ज कितने का है? +2। तो होता क्या है कि लिथियम प्लस का अगर चार्ज डेंसिटी, या इसका एक और नाम है, इसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? और पोलराइजिंग पावर, फाई, या फिर इसको पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं, ठीक, इसका एक और नाम। तो इन दोनों का जो चार्ज डेंसिटी है वो क्योंकि इक्वल है, तो होता क्या है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे कैटायन आपका लिथियम है और एनायन आपका क्लोराइड है, LiCl ले लो, ठीक। तो क्लोराइड पर चार्ज कितने का होगा? -1, ठीक। तो जब ये अपना कंपाउंड बनाता है, ये और ये जब अपना कंपाउंड बनाता है और दोनों के कंपाउंड आयनिक होते हैं, तो क्योंकि कैटायन पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, इसीलिए इनके आयनिक कंपाउंड्स में जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी सेम आ जाता है। और आयनिक कैरेक्टर के सेम आने के कारण इनके कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब जो है लगभग सेम हो जाता है। इसीलिए लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़, इनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अभी याद कर रखना है आपको, डायगोनल रिलेशन किसके किसके बीच में है? तो डायगोनल रिलेशन है लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, इन 3 के बीच में है। डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, तो इसका रीज़न हम बताएंगे कि लिथियम मैग्नीशियम, इन दोनों के आयंस का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, और इनके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है वो लगभग क्या होती है? सेम होती है। चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ है? चार्ज बाई सरफेस एरिया। किसी ने पूछा है बोरॉन और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन नहीं है क्या? तो नहीं है, ठीक ना। आपको ये जिसने क्वेश्चन पूछा है उससे मेरा क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बोरॉन और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होगा? बोरॉन और मैग्नीशियम में कोई डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। बोरॉन एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो दूर दूर तक इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है।
डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ 3 एलिमेंट्स में होगा, 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स में, जो आपको याद रखना है कौन कौन से, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन। इन 3 में ही डायगोनल रिलेशनशिप है, अपने मन से कोई दूसरा रिलेशन नहीं बता देना है यहाँ पे, ठीक। और डायगोनल रिलेशन का जो रीज़न है, तो रीज़न यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि इन पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सेम होती है। जैसे बेरिलियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, तो चार्ज तो अलग अलग है, लेकिन चार्ज बाई सरफेस एरिया जो है वो दोनों आयंस पे लगभग इक्वल है। तो इस कारण से इनके जो कंपाउंड्स हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि उनमें आयनिक कैरेक्टर एक जैसा होता है। जैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी पानी में वो लगभग एक जैसी होगी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक जैसा होगा, इनकी जो स्टेबिलिटी होगी या थर्मल स्टेबिलिटी बोले वो एक जैसी होगी, इनका जो डिकम्पोजिशन है वो एक जैसा होगा, वाटर के साथ रिएक्शन जो होगा वो एक जैसा होगा, ठीक। तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन्स के साथ जो रिएक्शन होगा वो एक जैसा होगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग सेम आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको उसने नाम दिया डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। इसके अलावा मेंडलीव ने एक नाम और यहाँ पे दिया था, जो नाम अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो पहले का नाम है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे हो जाना चाहिए कि जो आपके 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, 4th पीरियड मतलब सॉरी जो 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये 3rd पीरियड के कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे, इनको उसने नाम दिया था ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया था ब्रिज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अपने पास एक नाम दिया गया था ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक, जो 3rd पीरियड को बिलोंग करें। तो यहाँ पे जो 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं, 3rd पीरियड एलिमेंट्स वर, ठीक ना, टर्म्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। तो जो 3rd पीरियड के एलिमेंट्स थे उनका नाम रखा गया ब्रिज एलिमेंट्स ना। क्यों रखा गया? क्योंकि देखो जो सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है वो 3rd पीरियड के बाद से शुरू हो रहा है। 3rd पीरियड तक या तो सब ग्रुप ए को भरा गया है या तो सब ग्रुप बी को भरा गया। या 3rd पीरियड तक ले लें तो या तो सब ग्रुप ए को भरा गया या तो सब ग्रुप बी, दोनों को एक साथ नहीं भरा गया। एक साथ जो है वो किस पीरियड से भरना शुरू किया है, 4th पीरियड में ए और बी दोनों को फिल किया गया है, जबकि 3rd पीरियड में सिर्फ और सिर्फ किसको फिल किया गया है, ए को फिल किया गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मेंडलीव ने उसको कुछ इस तरह से देखा कि जैसे आपका 3rd पीरियड का एलिमेंट है सोडियम, ठीक, तो उसने ये बोला कि सोडियम जो है ये पोटेशियम और कॉपर इन दोनों को ब्रिज कर रहा है। ब्रिज मतलब होता है पुल, ठीक ना, पुल बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सोडियम है या पोटेशियम कॉपर को क्या कर रहा है, ये ब्रिज कर रहा है। अच्छा, दूसरा उसने एक प्रॉपर्टी और देखी कि जो ब्रिजिंग पे जो चार्ज होता है, ब्रिजिंग एलिमेंट पे जो चार्ज है वही चार्ज इन दोनों पे भी प्रेजेंट है। जैसे पोटेशियम का +1 होता है, कॉपर भी +1 शो करता है, +1 +2 दोनों शो करता है, +1 में भी ये मिलता है। तो कॉपर भी +1 में, ये भी +1 में, ये भी +1 में। इसी तरह से सोडियम के बगल में जो एलिमेंट है आपका वो है मैग्नीशियम, ठीक। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ भी दो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और मैग्नीशियम के नीचे मुझे दिख रहा है कैल्शियम और जिंक है। तो यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम, यहाँ पे कौन है, जिंक। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना, 2+, कैल्शियम पे भी 2+, जिंक पे भी 2+। तो उसने ये देखा ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनका एक जैसा ही है। तो यहाँ पे उसने एक नाम दिया, और वो नाम खैर अब नहीं यूज़ करते हैं, पर ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स मतलब सिंपल सा है, आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रिज एलिमेंट्स मतलब कि जो 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे ब्रिज एलिमेंट्स, एक्सेप्ट आर्गन। आर्गन को छोड़कर, क्योंकि आर्गन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, और आर्गन के नीचे ब्रिज करने के लिए कोई है भी नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्रिप्टन। तो यहाँ पे एक सब ग्रुप ए बी इस तरह से कुछ है भी नहीं। तो जो 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्या रखा गया, ब्रिज एलिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट इसमें यह है कि इस पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स थे, ठीक ना, और बहुत सारे डिमेरिट्स भी थे। तो नेक्स्ट बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, आपके बोर्ड में भी ये पूछा जाता है, और ये क्लास 11th में भी दिया हुआ है, ठीक ना, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो कुछ मेरिट्स तो आपको याद भी होंगे, तो ठीक ना, कुछ मेरिट्स आप लोग भी बताओ भाई चैट सेक्शन में, कोई एडवांटेज बताओ, ठीक ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। देखें भाई चैट में सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ एडवांटेजेस। बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर तो बनने का, सबसे तो पहला ये जो सपना एडवांटेज पूरा था करेगा मेंडलीव का बायोम पीरियोडिक टेबल इंस्टीट्यूट। का, आज ही ज्वाइन और जो करें सबसे बायोम प्राइमरी नगराटोली एडवांटेज था वो शिवपुरी ये था तिलबन कॉलोनी कि रांची। एलिमेंट्स को स्टडी करना काफ़ी आसान हो गया था। एलिमेंट्स को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया था और एलिमेंट्स को स्टडी करना काफ़ी सिंपल हो गया था। उसके पहले के जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था। जैसे लोथर-मेयर प्लॉट था, उसमें कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। न्यूलैंड ने तो म्यूजिक से रिलेट कर दिया था, तो एक प्रॉपर स्टडी करने का कोई चैनल नहीं था अपने पास। लेकिन मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल आया तो सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट था लोगों को वो ये था कि एलिमेंट्स को स्टडी करना काफ़ी ईजी हो गया था। ठीक, तो पहला जो बेनिफिट है इसका वो ये था कि द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स ईजियर। ठीक, एलिमेंट्स को स्टडी करना जो है वो काफ़ी ईजियर हो गया था। यहाँ कुछ लोगों ने जो है सही बताया है। वैलेंसी ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स बिल्कुल सही है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सही है, लेफ्ट पोजीशन फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, डिमेरिट्स भी आप लोग बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है और बोर्ड में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सही आप लोग आंसर दे रहे हो यहाँ पे, ये सब 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी है ये अपने, ठीक है ना। तो दूसरा जो एडवांटेज था जो कि आप लोगों ने बताया यहाँ पे चार्ट में, ठीक, कि उस समय बहुत सारे एलिमेंट थे जो कि अनडिस्कवर्ड थे, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसने उनके लिए खाली स्पेस छोड़ दिए थे। ठीक, और उसने प्रेडिक्शन यहाँ पे किया था कि ये जो खाली स्पेस वाला एलिमेंट है ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ये आगे चल के डिस्कवर होगा, और उसकी वैलेंसी वगैरह उसने पहले ही बता दी थी कि इसकी वैलेंसी ये होगी, प्रॉपर्टी ऐसी होगी, इस तरह का ये एलिमेंट होगा जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो दूसरा था वो था, दूसरा जो एडवांटेज था इसका वो था आपका प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक, तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स में यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो, जैसे उस समय जो गैलियम है, ठीक, तो गैलियम जो है उस समय डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, पर क्योंकि अब ये डिस्कवर हो चुका है, पर गैलियम की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी। इसी तरह से जो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम की भी डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी। अच्छा, गैलियम के जस्ट ऊपर है एल्यूमिनियम और इसके जस्ट ऊपर कौन है, बोरॉन। ठीक, क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करना शुरू किया। तो यहाँ पे सबसे जिंक आया होगा। अच्छा, जिंक के बाद जो अगला एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, स्कैंडियम, क्योंकि भाई जो गैलियम है वो तो उस समय डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो उसने जब स्कैंडियम को यहाँ पे रखा, तो स्कैंडियम को जब उसने यहाँ पे रखा तो उसने ये देखा कि स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टी है वो दूर दूर तक बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम से मैच नहीं करती है। आपको देखो ये पता ही है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और स्कैंडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स को बिलोंग करते हैं। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन मेटल है, जबकि बोरॉन एक नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम वगैरह मेटल है। तो हुआ क्या कि हाँ, सब लोग लाइन से आंसर देते जा रहे हैं और सही आंसर है सबका। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ बस कि देखो, जो गैलियम है आपका, गैलियम इस समय उस समय डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक। तो उसने क्या किया कि स्कैंडियम को यहाँ नहीं रखा, क्योंकि स्कैंडियम की प्रॉपर्टी इन सबसे मैच नहीं कर रही थी। यहाँ पे उसने खाली स्पेस छोड़ दिया और उसने ये बोला कि ये जो एलिमेंट है ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ये आगे चल के डिस्कवर होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम से मिलती जुलती होगी। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या मिल रही हैं, सिमिलर हैं, एक जैसी है। तो इसलिए उसने बोला कि गैलियम की जो प्रॉपर्टी है, बोरॉन की वैलेंसी कितनी, +3, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी भी वैलेंसी 3 होती है। तो उसने बोला कि जो गैलियम जो एलिमेंट आपका नहीं मिला है उसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक, जो आगे चल के हमें मिलेगा। अच्छा, फिर उसने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी यहाँ पे रखा कि नाम कैसे दिया जाएगा। तो उसने ये बोला कि ए का प्रीफिक्स यहाँ पे रखेंगे, ठीक, यहाँ पे प्रीफिक्स का रखेंगे ए का। ये संस्कृत से उसने चुराया था, संस्कृत में ए का होता है, तो ए का वर्ड जो है यहाँ पे यूज करेंगे, और जो इसके ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसी के नाम के पीछे ए का लगा देंगे। जैसे गैलियम जो है, तो गैलियम का जी, तो गैलियम का नाम रखा उसने
ए का एल्यूमिनियम, ठीक ना, ए का एल्यूमिनियम, ठीक। मतलब कि इसका उसने नाम ये रखा कि जो इसके ऊपर वाला एलिमेंट है उसके नाम के पीछे हम लोग क्या जोड़ देंगे, ए का जोड़ देंगे। लेकिन अब गैलियम की डिस्कवरी हो चुकी है और इसका IUPAC नाम भी रखा जा चुका है। इसका नाम क्या है, गैलियम। तो ए का एल्यूमिनियम अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये तब यूज करते थे जब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। लेकिन देखो अगर कोई क्वेश्चन में अगर ये आपसे बोल दे एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है ए का ब्रोमीन, क्या नाम है उसका, ए का ब्रोमीन, तो ये एलिमेंट कौन सा है, तो ए का ब्रोमीन मतलब कि ब्रोमीन के नीचे वाला एलिमेंट, और ब्रोमीन के यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के नीचे वाला एलिमेंट कौन है आपका, आयोडीन, तो ए का ब्रोमीन क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अब ये नाम हम लोग यूज नहीं करते। ए का जो नाम है ये पहले यूज किया जाता था, अब सब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है तो अब हम लोग उसका करेक्ट IUPAC नाम ही लिखते हैं, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद पता होना चाहिए। इसके बाद देखो तीसरा जो इसका बेनिफिट था वो ये था, और यहाँ पे किसी ने लिखा भी है उस बेनिफिट को, कि उसने बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज को करेक्ट किया था, और वैलेंसीज को करेक्ट करने से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी रेक्टिफाई किया था। तो जो थर्ड बेनिफिट था, हाँ तो सही आंसर है, आयोडीन लोग आंसर दे रहे हैं, और आयोडीन आंसर जो है आपका वो करेक्ट है, सही है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, ध्यान से सुन भी रहे हो। तो इसमें देखो सेकंड जो इसमें पॉइंट है, जो थर्ड बेनिफिट था वो ये था, अब ये सब अगर मान लो आपके बोर्ड में भी आ जाता है कि राइट सम बेनिफिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो ये आप जो है बता सकते हो। थर्ड जो इसका बेनिफिट था वो ये था कि उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रेक्टिफाई किया था, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक मास, अब देखो एटॉमिक मास को रेक्टिफाई करने के लिए भी उसने सबसे पहले वैलेंसी को रेक्टिफाई किया। वैलेंसी को कैसे रेक्टिफाई किया, तो देखो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, उसने मेनली बेरिलियम का जो मास था उसको रेक्टिफाई किया था। बेरिलियम का जो मास था बीई का मास पहले 13.5 लेते थे, कितना लेते थे, 13.5 मेंडलीव से पहले, और बेरिलियम पे चार्ज 3+ का मानते थे, कितना मानते थे, 3+ का। क्यों मानते थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है, ठीक। अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो है क्या कि एल्यूमिनियम काफी अबंडेंट है, चीप है, तो लोगों को एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता थी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3+, तो लोगों को एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता थी, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3+। और क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो इसी कारण से इनकी क्योंकि प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इसी कारण से बेरिलियम पे भी जो चार्ज लोगों ने माना वो कितना माना, 3+ माना। यहाँ पे चार्ज 3+ ही लिया गया, तो चार्ज यहाँ पे 3+ का लिया गया, तो बेरिलियम पे पहले चार्ज 3+ लेते थे और उसका एटॉमिक मास कितना मानते थे, 13.5। अब इसका भी रीजन समझ लें। एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आएगा। अभी आपका जब मोल कॉन्सेप्ट शुरू होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ोगे, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अच्छा, एलिमेंट्स का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है, तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट है आपका 4.5, कितना होता है, 4.5। और बेरिलियम की, हाँ तो किसी ने बिल्कुल सही लिखा है, किसी को ये फॉर्मूला पता है, एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 है और पहले इसकी वैलेंसी 3 लेते थे, तो वैलेंसी अगर 3 लेंगे तो 4.5 × 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 13.5। इसीलिए इसका मास जो था वो 13.5 था। लेकिन जब मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने सब एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया और उसने ये देखा कि जो बेरिलियम है वो ग्रुप 2A का एलिमेंट है, मतलब बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, उसके बेरिलियम के नीचे कौन है, यहाँ Be है, तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, इसके नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और इसके नीचे कौन है, बेरियम है।
अच्छा, मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कितना होता है 2+, कैल्शियम पे कितना होता है 2+, स्ट्रोंशियम पे कितना होता है 2+, बेरियम पे भी कितना होता है 2+। तो जाहिर सी बात है इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2+ है तो बेरिलियम पे भी कितना होना चाहिए 2+ ही होना चाहिए। तो बेरिलियम पे उसने सबसे पहले उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रेक्टिफाई किया और उसने ये बोला कि बेरिलियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3+ नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2+ है। और उसका जब एटॉमिक मास उसने निकाला तो एटॉमिक मास यहाँ से उसने निकाला 4.5 × 2, तो ये वैल्यू आ गई 9, जो कि एक्सपेरिमेंटली सही भी निकली, ठीक ना। आगे चल के ये सही भी निकला। और बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 9 होता है, 13.5 नहीं होता है। तो इस तरह से उसने कुछ एलिमेंट्स का जैसे यूरेनियम वगैरह का भी उसने यूरेनियम, सीसियम, इन सब का भी जो एटॉमिक मास है उसको उसने रेक्टिफाई किया था, ठीक। तो ये भी इसका एडवांटेज था कि बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और बहुत सारे एलिमेंट्स का जो वैलेंसी था वो उसने यहाँ पे रेक्टिफाई किया था। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, ठीक ना, लिमिटेशंस या डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो देखो इसके लिमिटेशन क्या थे। सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं थी, जो कि अभी भी हमारा डिसएडवांटेज बना हुआ है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच करती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच करती है। तो इसको ग्रुप 1A में भी रख सकते हैं और इसको ग्रुप 7A यानी हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहाँ भी रख सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो स्पेसिफाइड नहीं थी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिमिटेशन है, तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन पे चार्ज +1 का भी होता है, H+ भी एग्जिस्ट करता है और H- भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो H+ यानी कि वो अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और हैलोजेंस की तरह भी बिहेव करता है। जैसे आपका F-, Cl-, Br-, I-, वैसे ही H- भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल और हैलोजेंस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो उसको ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 17 या इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 1A और ग्रुप 7A दोनों में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरा इसमें लिमिटेशन है, तो सेकंड लिमिटेशन ये है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो सही आंसर दे रहे हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो है, व्हाट आर आइसोटोप्स? तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है, जैसे हाइड्रोजन ही ले लो, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1D2, 1T3, ठीक। तो इनका जो मास है वो डिफरेंट है। तो मास अगर डिफरेंट है तो इनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन हमें देना पड़ेगा, ठीक। तो इनकी जो पोजीशंस थी वो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं थी। तीसरा और जो मेन रीजन था वो था एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे कुछ एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स भी आपको मिल रहे थे। थर्ड जो है वो है आपका एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स लाइक आयोडीन और टेलुरियम, कोबाल्ट और आयरन, आर्गन और पोटेशियम, ठीक ना, ETC। तो इस तरह के एबनॉर्मल पेयर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल रहे थे। जैसे एग्जांपल देखें तो देखो, एग्जांपल के तौर पर इसमें एक बता रहा हूँ, आयोडीन और टेलुरियम। तो आयोडीन और टेलुरियम का यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखो आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, इसके नीचे ब्रोमीन है, इसके नीचे कौन है? आयोडीन, ठीक। यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले यहाँ पे कौन है? सल्फर, सेलेनियम, और यहाँ पे मेरे पास कौन है? टेलुरियम, ठीक। अब होता क्या है कि टेलुरियम की जो मास है ये 127.5 है, जबकि आयोडीन का जो मास है वो 127 है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो आयोडीन का मास कम है, टेलुरियम का मास ज़्यादा है। तो कायदे से टेलुरियम को वहाँ होना चाहिए था, आयोडीन को पीछे होना चाहिए था। लेकिन
आयोडीन की प्रॉपर्टी इनसे मैच करती है, टेलुरियम की प्रॉपर्टी इनसे मैच करती है, तो इसीलिए मजबूरन हमें आयोडीन को यहाँ रखना पड़ा, टेलुरियम को यहाँ रखना पड़ा। और यहीं से आपको पता चल गया और मंडलीव को भी पता चल गया कि इस लॉ में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, क्योंकि उसने जो पैरामीटर उठाया था वो कौन सा उठाया था, एटॉमिक मास का पैरामीटर यहाँ पे उठाया गया था, और एटॉमिक मास जो है वो कम किसका है, आयोडीन का है, उसको आगे रखना पड़ रहा है और इसको कहाँ रखना पड़ रहा है, पीछे रखना पड़ रहा है। तो इस तरह के कुछ उसको एक्सेप्शंस यहाँ पे मिले थे। लास्ट था कि जो लास्ट और फोर्थ जो इसमें लिमिटेशन है, तो फोर्थ है आपका कि नो सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो नो सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का यहाँ पे कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं था। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको सेपरेट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपका मेटल है, फिर आपका मेटलॉइड है, फिर आपका कौन है, नॉन मेटल। तो 3 इस तरह से क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। यहाँ पे अपने पास सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही में मिक्स है, मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये सब एक ही में कंबाइंड है, ठीक, अलग अलग यहाँ पे नहीं बनाया गया। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये काफ़ी समय तक चला, अपने टाइम का ये सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल भी था। लेकिन कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मोज़ले। तो मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ठीक। तो एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या बताया मैंने, मोज़ले। मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक ना, एलिमेंट्स के ऊपर, और उसने ये पाया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से एक नई चीज़ मिली कि इन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया था तो वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया था, जबकि सही पैरामीटर जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। अब देखो मोज़ले जो था, ठीक ना, मोज़लेस एक्सपेरिमेंट में मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था कि उसने डिफरेंट यहाँ पे मेटल्स लिए, डिफरेंट क्या लिया आपने, उसने मेटल्स, ठीक। और ठीक ना, इन मेटल्स के ऊपर जब उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बीम जिसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, इन इलेक्ट्रॉन बीम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हाई एनर्जी की या हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम को इन मेटल्स के ऊपर उसने बॉम्बार्ड किया, ठीक। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड करते हैं तो उनसे एक्सरेज निकलती है। कौन सी रेज निकलती है, एक्सरेज। क्लास 12th में आपका एक पूरा चैप्टर है, आपको पढ़ना है एक्सरेज के ऊपर, ठीक। तो फिजिक्स में तो एक्सरेज बनते कैसे हैं, तो देखो बनने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मेटल लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, मेटल्स, और इन मेटल्स के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड किया जाता है। तो किसी भी मेटल पे जब बहुत हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड करते हैं तो वो एक्सरेज एमिट करती है, ठीक है ना, क्या एमिट करती है, एक्सरेज। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल को चेंज करेंगे, जो एक्सरे एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो उसने मेटल लिए और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड किया। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन बीम को बॉम्बार्ड किया तो इससे एक्स रेस यहाँ पे एमिट हुई, ठीक। फिर उसने इन एक्स रेस की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, इस फ्रीक्वेंसी को उसने कैलकुलेट किया और उसने ये देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है ये एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। मतलब कि जब वो मेटल को चेंज कर रहा है
जिस प्रोपोर्शन में एटॉमिक नंबर को बढ़ा रहा है उसी प्रोपोर्शन में जो फ्रीक्वेंसी है उसका रूट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है ये एटॉमिक मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ से उसको ये पता चला कि जो सही पैरामीटर है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का, ठीक है, वो पैरामीटर या वो जो वेरिएबल है जिस पर प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक ना। तो यहाँ से करेक्शन आया। फिर अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, अब मैं थोड़ा सा इसमें और बताने जा रहा हूँ कि जब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कुछ कांस्टेंट हमें लगाने पड़ते हैं। तो कांस्टेंट जब लगाएंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, ठीक, तो फॉर्मूला यहाँ से ये आता है कि रूट न्यू जो है इट इज़ इक्वल टू a टाइम्स z माइनस b। ये फॉर्मूला यहाँ से हमें मिलता है, किसका, मोज़लेस एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे जो a और b है, a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, a और b जो है क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी रूट न्यू की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें, ठीक ना, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक ना। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई है कि ये y इक्वल टू mx प्लस सी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, जहाँ पे m क्या चीज़ है, m आपका स्लोप है, ठीक ना। m जो है वो क्या बताता है, m आपका स्लोप बताता है, और c जो है ये आपको क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक ना, फिजिक्स में भी आएगा ये। y इक्वल टू mx प्लस सी, m स्लोप होता है, स्लोप मतलब कि tan थीटा, इट इज़ इक्वल टू tan थीटा, और आपका जो c है, c आपका y इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है, ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का। अगर इसको, इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करें और एक ग्राफ बनाए, ठीक ना, और इस ग्राफ में अगर यहाँ पे ग्राफ बनाए इस तरह से, इस ग्राफ में जो आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पे रूट न्यू ले लें और x एक्सिस पे z ले लें। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि रूट न्यू आपका y हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो रूट न्यू है इट इज़ इक्वल टू a टाइम्स z माइनस ए बी। भाई a को अंदर ले गए तो क्या बन जाएगा, a टाइम्स z माइनस ए बी। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो y है, y मतलब रूट न्यू, ग्राफ में y एक्सिस को क्या लिया गया है, रूट न्यू। तो y इक्वल टू एम एक्स, एक्स क्या है, z, ठीक, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू जो है वो आपका a है, और जो c है आपका वो क्या है, माइनस ऑफ ए बी। और क्योंकि a और b जो है ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, तो स्लोप आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। और जो माइनस ए बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, माइनस ए बी, माइनस साइन लगा हुआ है, यानी जो c है, यानी जो y इंटरसेप्ट है वो आपका नेगेटिव है। तो इसका अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो देखो इसका इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का एक यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और इसको अगर इससे मिलाया जाए इस तरह से, तो इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे ये जो tan थीटा है, तो tan थीटा आपका क्या है, स्लोप, और स्लोप जो है m, तो m की जो वैल्यू है वो क्या है, a, ठीक ना, m की वैल्यू a हो जाएगी। और ये जो y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट जो है ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस ऑफ ए बी, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो y इंटरसेप्ट जो है वो c बताता है, ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ ए बी। तो इस तरह का एक लीनियर ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रहा है, इस ग्राफ से अपने को मिल क्या रहा है कि जब एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करेंगे, तो एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो बिल्कुल लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक ना। ये कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली, मतलब जिस प्रोपोर्शन में z वेरी कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में स्क्वायर रूट ऑफ न्यू भी वेरी कर रहा है, जो कि एटॉमिक मास के केस में नहीं है। एटॉमिक मास के केस में लीनियर वेरिएशन नहीं मिलता है। लीनियर वेरिएशन किसके केस में मिलता है, एटॉमिक नंबर के केस में मिलता है। इसीलिए मोज़ले ने यहाँ पे एक करेक्शन किया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी को अगर स्टडी करना है तो जो पैरामीटर आपको उठाना है वो पैरामीटर एटॉमिक मास नहीं होना चाहिए, पैरामीटर क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस ग्राफ के बेसिस पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी ने पूछा है तो। यहाँ पे रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड आ गया, और यहाँ पे अगर इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ये अपने पास इस तरह का था, रूट न्यू इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी, जिसको अगर ओपन कर दें, ए को अगर अंदर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स प्लस सी जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें m जो है ये स्लोप होता है, इस लाइन का जो स्लोप होता है उसको m बोलते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। और थीटा क्या है, ये इसका इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, ठीक। और आपका जो c है वो y इंटरसेप्ट होता है, और अगर इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, और c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए बी। तो यहाँ पे जो tan थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a, और जो y इंटरसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी। तो इस तरह का एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीनियरली वेरी कर रही है विद एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, ठीक। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ छोटा सा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। क्वेश्चन ये है कि इन मोजलेज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन है इन मोजलेज एक्सपेरिमेंट if the frequency of X-ray, तो if the frequency, ठीक ना, तो frequency of X-ray emitted is 625 Hertz and value of A and B are 1 and 2 respectively, ठीक। then identify the metal, ठीक ना। तो मेटल को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन आपका दिया गया है मैग्नीज, वेनेडियम, कोबाल्ट, और फोर्थ है आपका टाइटेनियम। तो 1 2 3 4 सही आंसर इसमें देखते हैं कौन बताता है। इसमें आपका फॉर्मूला यहाँ गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन मोजलेज एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, मोजले के एक्सपेरिमेंट में अगर जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरेज की, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिल रही है 625 हर्ट्ज, ठीक, और ए और बी की वैल्यू 1 और 2 है रिस्पेक्टिवली। देन आइडेंटिफाई द मेटल। तो यहाँ पे किसी आंसर आया है कोबाल्ट, तो सही आंसर है, आंसर आ चुका है, आंसर कोबाल्ट। आंसर इसी तरह से फटाफट आपको देना चाहिए, ठीक। तो इसमें आपका यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, फॉर्मूला है रूट न्यू इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। तो यहाँ पे रूट न्यू, तो रूट न्यू यानी कि रूट ऑफ 625 इक्वल टू ए कितना है 1 इंटू जेड माइनस 2। रूट 625 कितना होता है 25 इक्वल टू जेड माइनस 2। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 27। जेड अगर 27 है तो एलिमेंट कौन सा हो गया, कोबाल्ट, ठीक। तो इस तरह से इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अच्छा, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सही आंसर है, सब लोग कोबाल्ट दे रहे हैं, आंसर सही है। तो देखो मोजलेज एक्सपेरिमेंट से बेसिकली मिला क्या कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आया उसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या किया गया कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने ग्रुप थे, 8, और 0 ग्रुप को मिलाकर 9। तो उनको उन 9 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से अरेंज कर दिया गया, ठीक। और उस पीरियोडिक टेबल का नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से पहला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसमें 9 ग्रुप थे। लेकिन थोड़े समय के बाद क्वांटम नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए, और जब क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बना दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 ब्लॉक्स बना दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और यहाँ से अपने पास जो नया पीरियोडिक टेबल आया उसका नाम रखा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो हम लोग जो पढ़ते हैं
वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18। पीरियड्स कितने हैं? 7। ब्लॉक्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ठीक, तो उनकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल का ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका मैं एक ट्रिक यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18। तो मैं देखो ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, और ट्रिक मैं बोलूँगा और उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो, ठीक है ना। और जो है आपको जो पीरियोडिक टेबल है ये याद होना ही चाहिए भाई, किसी भी ट्रिक से याद हो या अपने से ही याद करें, उसको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अपने पास देखो हाइड्रोजन, इसके नीचे है लिथियम, इसके नीचे है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। ठीक, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ आपका फ्रांशियम। ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड, ये आपका हो गया सेकेंड पीरियड, ये आपका हो गया थर्ड पीरियड, ये आपका हो गया फोर्थ पीरियड, ये आपका हो गया फिफ्थ पीरियड, ये आपका हो गया सिक्स्थ पीरियड और लास्ट जो है ये अपना कौन सा हो गया? सेवेंथ पीरियड। ठीक, तो 7 पीरियड हो गए। अच्छा, इसके बाद इसका ट्रिक क्या है? तो है ली ना का रब से फरियाद। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, है ली ना का रब से फरियाद। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड ग्रुप जो है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका जो ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह से इसको याद रखना है। ये एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक में फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसके नीचे है यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। अच्छा, इसके बाद ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। ठीक, तो ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। ठीक, ये आपका एक्टिनियम है। यहाँ पे ये इनकम्प्लीट सीरीज, ये डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? ये डी ब्लॉक। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये जो सीरीज है डी ब्लॉक की, इसको 3D सीरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3D सीरीज। इसको 4D सीरीज और इसको हम लोग बोलते हैं 5D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है यहाँ पे वो पी ब्लॉक है। ठीक, तो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक, तो बोरॉन जो है, बोरॉन फैमिली जो है, इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। या इसका एक और ट्रिक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक, इसके बाद कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, कहे शिव जी सुनो प्रभु, या फिर काशी गए संत प्रभु। तो अपना अपना ट्रिक है, कैसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको इस तरह से याद रखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन, इसको इस तरह से याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक, फिर कल बाहर आई आत्मा। इसके बाद जो आपका लास्ट है, तो हीरो ने आकर 0 रन बनाए, ठीक, हीरो ने आकर 0 रन बनाए। इस तरह से इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक ब्लॉक और है, कौन सा ब्लॉक है आपका? एफ ब्लॉक। तो देखो ये ट्रिक्स आपको याद होने चाहिए। अब इसके नीचे 2 ब्लॉक हैं, ठीक ना, 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। तो अब मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ कि जगह नहीं है नीचे, ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक। तो आपके पास 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो यहाँ पे लैंथेनॉइड सीरीज, तो लैंथेनॉइड सीरीज जो है इसको 4F सीरीज भी बोलते हैं। इसका ट्रिक है, सीमा पार नंदू पम्मी सम्मी के साथ यूरोप गया, गड़बड़ तब हुई, डायरिया हो गया और तमाशा यहाँ भी हुआ लंबा, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर 58, ठीक, लैंथेनम का 57 है, 58 से लेकर 71 तक ये होता है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, सीमा पार नंदू पम्मी सम्मी के साथ यूरोप गया, गड़बड़ तब हुई, डायरिया हो गया और तमाशा यहाँ भी हुआ लंबा, ठीक। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। और एक्टिनॉइड सीरीज, इसके नीचे कौन सी सीरीज है आपकी? एक्टिनॉइड सीरीज। तो एक्टिनॉइड सीरीज को 5F सीरीज बोलते हैं। और एक्टिनॉइड सीरीज का जो याद रखने का ट्रिक है, तो याद रखने का जो ट्रिक है वो है आपका यहाँ पे थोरियम से शुरू होता है ये, ठीक। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराना आम कम बिकेगा, शरीफ इंसान के फैमिली मंडल में नो लड़ाई। यहाँ एटॉमिक नंबर जो है आपका 90 से लेकर ये 103 तक होता है। 90 से कहाँ तक? 103 तक। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है इसको 5F सीरीज़ बोलते हैं। इसका जो ट्रिक है ये आपका थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराना आम कम बिकेगा, शरीफ इंसान के फैमिली मंडल में नो लड़ाई, ठीक। तो ये जो ट्रिक्स हैं, अब ये जो वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका तो आपको ये ट्रिक फिर से मिल जाएगा, ठीक ना। अभी क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पीरियोडिक टेबल फिर से बनाएंगे। और आपको आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको एक असाइनमेंट मिला है, उस असाइनमेंट में क्वांटम नंबर का जो क्वांटम नंबर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर इससे पहले के जो पीरियोडिक टेबल है उसके भी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम लोग पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे और इसमें इसके फीचर्स को समझेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक ना। ट्रिक्स के साथ ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अब इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाया जाएगा। तो आज की क्लास यही ख़त्म कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।